बाद वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने पिछली दिनों जब 2019 में मैं काउंटिंग में मौजूद था, जब काउंटिंग चल रही थी और अख्तर साहब के बगल में वो बैठा हुआ था टेबल पर, और जैसे जैसे बूथ का रिजल्ट आ रहा था तो मैं अख्तर साहब के चेहरे को देख रहा था। तो आखिरी वक्त तक उम्मीद थी कि शायद मेरे हाथ में फैसला आ जाएगा। वो कह रहे थे नहीं, अब कजिन के करीब हम आ रहे हैं और जो बूथ हम जब आ रहे हैं तो उस बूथ में हमारा वोट ज्यादा होगा और उन्हीं है कि इंशाअल्लाह मैं जीतूंगा। लेकिन अल्लाह की मर्जी के सामने तो हम नतमस्तक हैं, न झुकाते हैं। अल्लाह की मर्जी नहीं थी, शायद उसमें भी कोई अल्लाह का मसलियत था, उसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत रही होगी। तो हार और जीत तो अल्लाह की तरफ से होता है और हम उसको मानते हैं। तो हमें हार हुई, बड़ी मायूसी हुई, लेकिन उससे ज्यादा मायूसी मुझे 2015 में हुई थी, जब 2015 में अब्दुल इमान साहब खुजा दामन से इलेक्शन लड़े, एमएलए का इलेक्शन, और उस इलेक्शन में जब उनकी हार हुई तो किसी को उम्मीद नहीं थी ऐसा कि खुजा दामन से इलेक्शन हार जाएंगे, जबकि इसके पहले वो लगातार इलेक्शन जीतते रहे थे। तो किशनगंज से जीते, फिर खुजा दामन से जीते, लेकिन आकर जब खुजा दामन के इलेक्शन में लड़े तो बाज लोगों ने कहा कि शायद एमआईएम की वजह से हार गए। अगर राजद से खड़े होते या जदयू से खड़े होते तो अख्तर साहब जीत जाते, एमआईएम की वजह से हार गए। अख्तर साहब ने यह जवाब दिया था कि यह हार हमें मौजूद है, लेकिन एमआईएम को मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोगों ने मशवरा भी दिया था, आप छोड़ दीजिए पार्टी, आप राजद में आ जाइए वापस, आप कांग्रेस में चले जाइए, आप आसानी से एमएलए बन जाएंगे, आप एमएलए ही नहीं मिनिस्टर भी बन सकते हैं। लेकिन अख्तर साहब ने कहा कि मैं एमआईएम को नहीं छोड़ूंगा, यह हमारा कमिटमेंट है और यह हमारा फैसला है और समझबूझ का फैसला है। तो इसलिए कैंडिडेट के हवाले से आप जब देखेंगे कि 5 साल के अंदर आपने एक साहब को 2019 में जितवाया, इलेक्शन जीत कर वो गए, 5 साल में आपने उनके काम को भी देखा है। आप हमसे बेहतर समझते हैं, आप इलाके के लोग हैं, कि आपके पिछले एमपी ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो उस हवाले से आप मुआवजा कर लीजिए अब्दुल इमान साहब का और आपके जो मौजूदा एमपी हैं उनके काम का, और मुआवजा करके आप फैसला कीजिए कि अब्दुल इमान साहब बेहतर एमपी होते अगर जीत के जाते, या वो साहब जो इस वक्त एमपी हैं वो जो उनके कारकर्दगी, उनका काम बेहतर है। तो ये दूसरा फैसला करने का आपका मौका है, इस पॉइंट पर आप फैसला कीजिए, कैंडिडेट के हवाले से फैसला कीजिए। और तीसरी बात तो एमआईएम के हवाले से कहना चाह रहा हूं कि एमआईएम पर यह शिकायत है, ये इल्जाम है कि एमआईएम की वजह से सेकुलर पार्टियों को नुकसान हो जाता है या सेकुलर पार्टियों के साथ ये नहीं जाते। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब यूपी की सरकार थी दिल्ली में तो एमआईएम उसके साथ थी। बैरिस्टर सत्तुल ओवैसी साहब, इनके वालिद मोहतरम सालार वो भी एक कांग्रेस की हुकूमत के, यूपीए की मनमोहन सिंह की हुकूमत के साथ थे। जब भी मौका मिला पार्लियामेंट में तो बैरिस्टर साहब ने भी वोट दिया बीजेपी के खिलाफ, और जब असेंबली में भी आपने 5 एमएलए जितवा कर यहां भेजे, तो यहां भी जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में भी एमआईएम के 5 एमएलए ने गठबंधन के स्पीकर के कैंडिडेट को वोट दिया, जबकि गठबंधन ने हमसे वोट मांगा भी नहीं। गठबंधन ने यही नहीं कहा था कि 5 एमएलए आपके जीत कर आए हैं, आप हमें वोट दीजिए, लेकिन हमारा जो फैसला है, तुम्हारे वसूली मामला है कि हम किसी भी हालत में बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। तो पार्लियामेंट के अंदर भी हमने बीजेपी के मुखालिफ जो सेकुलर महाज था उसको वोट दिया, और बिहार की असेंबली में हमने सेकुलर महाज के खिलाफ जो सेकुलर महाज जो था उसको हमने वोट दिया। तो इसलिए आप इस मामले में निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए कि एमआईएम से अगर अब्दुल इमान साहब पहुंचते हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो, लोकसभा में जाए, तो आप निश्चिंत रहे कि अख्तर साहब जब भी वोट देंगे वहां पर तो सेकुलर पार्टियों के महाज को वोट देंगे, कभी वो बीजेपी का साथ नहीं दे सकते। हम मर जाना बेहतर समझेंगे कि बीजेपी को हम वोट दें। इसलिए एमआईएम इस मामले में बहुत पक्की है और तय मामला है कि एमआईएम सेकुलर महाज को साथ देती है, इसके बावजूद के सेकुलर महाज हमें अपने शामिल नहीं रखता। वो आए अपने गठबंधन में, हमने बिहार के अंदर भी, यूपी के अंदर भी हर जगह गठबंधन को कहा कि एमआईएम को आप मेंबर बना लीजिए, आप मेंबर को सामने लीजिए,
लेकिन गठबंधन कहती है कि नहीं, आप एमआईएम को साथ नहीं लें। उसकी वजह लोग जानते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो समझते हैं कि एमआईएम जो वोट लेती है या जो वोट का एक बड़ा हिस्सा लेती है, वो वोट तो हमारा बंधुआ मजदूर है। वो बंधुआ मजदूर की तरह हमें हर बार वोट देता है, तो फिर एक एमआईएम के साथ दोस्ती मोहब्बत करने की क्या जरूरत है? एमआईएम को अलग से महाज में शामिल करने की क्या जरूरत है? ये मिल्लत मुसलमानों की जो मिल्लत है, तो वैसे ही वोट हमको देती है। इसलिए एमआईएम को संगठन में लेने से हमसे बहुत से लोग सवाल करते हैं, आप क्यों नहीं गठबंधन में चले जाते हैं? तो मेरा जवाब ये नहीं है। बस सदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बार बार ये जवाब दिया है कि हम तो जानना चाहते हैं, लेकिन ये हमें रखना नहीं चाहते। और अभी आपके बगल में आसाम में हुआ है मामला कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDF पार्टी, जो भी अकलियतों की पार्टी है, कांग्रेस ने उसके साथ पिछले बार इलेक्शन लड़ा साथ में, लेकिन इलेक्शन लड़ने के बाद संगठन और जो गठबंधन था वो कांग्रेस ने उसको तोड़ दिया। और कांग्रेस का सदर जो अभी जो निपुण बोरा जो वहां के हैं आसाम के, उन्होंने कहा, उनसे सवाल किया गया कि आप बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ अलायंस क्यों नहीं करते हैं? तो कहते नहीं, जो है हम बदरुद्दीन अजमल साहब के साथ अलायंस नहीं करेंगे। उसकी वजह से हमारा वोट नुकसान हो जाता है जब हमें किसी मुस्लिम पार्टी के साथ अलायंस करते हैं। तो यह जवाब कांग्रेस पार्टी का है, यही जवाब राजद का भी है, यही दूसरी पार्टियों का भी है कि नहीं, एमआईएम जिस वोट को रिप्रेजेंट करती है उसका वोट को चाहिए, लेकिन एमआईएम पार्टी की हैसियत से उनको नहीं चाहिए। और इसके लिए पिछले दिनों कोशिश हुई है, पटने में कई मीटिंग हुई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खासतौर पर मीटिंग बुलवाया पटने में, और उस पटने की मीटिंग के अंदर जो लोग जो सारे हिंद बिहार से गए थे, दानिश्वरों को, उलमा को, सारे लोगों को उन्होंने बुलाया था। और जब बंद कमरे में वो जलसा हुआ तो उन्होंने कहा कि सारे लोग मोबाइल अपना कमरे से बाहर रख ले और हॉल के अंदर मोबाइल लेके न जाएंगे। और उस जलसे में नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर हालत में एमआईएम को बिहार में रोकना है। आप लोगों को इसलिए मैंने बुलाया है और ये कहने के लिए कहा है कि एमआईएम किसी तरह से अगले इलेक्शन में जीत पाए, उसकी कोशिश करें आप। और आपने देखा कि पिछले दिनों रथ यात्रा भी चलाया गया मुस्लिम वजीरों की तरफ से और जदयू के लीडरों की तरफ से कि जाकर सारे बिहार में रथ यात्रा लेकर जाओ और एमआईएम के खिलाफ प्रचार करो। उनको रोकने की कोशिश शुरू से है। 2015 में भी हुआ था। अभी पिछले दिनों प्रशांत किशोर जी के साथ से हम लोगों की मीटिंग हुई। अब प्रशांत किशोर आप जानते हैं कि बिहार हिंदुस्तान के सबसे बड़े इस वक्त जो है वो इलेक्शन के जो है वो कंसल्टेंट माने जाते हैं और सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े इलेक्शन उन्होंने लड़वाए। उन्होंने कहा कि मैं हल्फिया ये बात कहना चाहता हूं कि 2015 में हमने कहा गया था कि जाकर अख्तरुल इमान को तुम जो है वो किशनगंज में इलेक्शन हराओ। ये जिम्मेदारी दी गई थी हमें कि हर हालत में किशनगंज या कोचा धामन जहां से खड़े हो रहे हैं आप उनको जो है से जीतने देना है। तो लोगों ने काम किया था, उस इलेक्शन में हम हारे थे। तो इसलिए ये बात तो तय रहे कि हम गठबंधन में वो हमें नहीं लेने वाले हैं, हम जाना चाहते हैं। लेकिन असेंबली या पार्लियामेंट में जब हम जीत के जाएंगे तो हम गठबंधन या सियासी जो सेकुलर पार्टियां हैं, सेकुलर महाज है, उनके साथ ही रहेंगे, उनको ही वोट देंगे, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तो इसलिए इस मामले में किसी किस्म की कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात जो कहना चाहता हूं कि आप अपने वोट की अहमियत को समझिए। मैं यहां से 400 किलोमीटर दूर से आता हूं, लेकिन इस इलेक्शन में सारे बिहार की मिल्लत का की नजर किशनगंज के इलेक्शन पर लगी हुई है। किशनगंज के पार्लियामेंट की सीट पर नजर है कि किशनगंज की पार्टी सीट से अगर अब्दुल रहमान साहब इस वक्त लोकसभा में जीत कर जाते हैं तो इसका असर सारे बिहार पर पड़ेगा। सारे बिहार की नजर लगी हुई है। ये सिर्फ आपके किशनगंज का इलेक्शन नहीं है, इसलिए आप इसको मुकामी इलेक्शन न समझिए। ये बड़ा इलेक्शन होने वाला है अब की बार और बड़ा मार्का होगा और लोग पैसे लेकर आएंगे, लोग पैसे भी बांटेंगे, लोग बिरादरियों के हिसाब से भी वोट मांगेंगे और बहुत से तरीका आएगा और बहुत से तरीके से तोड़ने की कोशिश आपको की जाएगी और एमआईएम को बहुत से इल्जाम लगाए जाएंगे कि नहीं जो है सब की बार किसी तरह से अख्तुल ईमान लोकसभा न जाए। तो इसलिए हमें होशियार रहना होगा। आपकी ताकत इतनी बड़ी है कि आप एक बार जब सड़कों पर आए तो आपने अलीगढ़ के लिए जमीन हासिल की, ये नहीं किया। बताइए आप अगर फिर जो है उसी तरह की जद्दोजहद और तहरीक चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ताकत कमजोर नहीं है, सिर्फ इत्तेहाद की जरूरत थी, सिर्फ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की थी। पिछले दिनों मैंने आखिरी बार मैं कहना चाहता हूं, पिछले दिनों सुजापुर डेवलपमेंट काउंसिल की एक मीटिंग हो रही थी किशनगंज के अंदर, तो मैं भी अख्तर साहब कहा कि आप भी जरा चलिए उसमें देखते हैं जाकर। तो वहां पर देखा मैंने
कांग्रेस के हमारे बड़े एमएलए आए थे वहां पर। शकील अहमद खान साहब पार्टी के लीडर हैं वो असेंबली के अंदर। वहां पर आपके जदयू के मास्टर साहब भी मौजूद थे। वहां पर राजद की तरफ से हमारे भगोड़े एमएलए भी मौजूद थे। मैं भगोड़े कहता हूं उनको, आप पता नहीं आप क्या नाम देते हैं। तो सारे लोग थे, प्रोफेसर मुसव्विर साहब भी थे और लोग भी थे। तो सारे लोगों की शिकवा ये था, सारे लोगों का रोना धोना ये था कि हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हम अपनी बात को मनवा नहीं सकते। कि सुरजापुरी जो आज ओबीसी की सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है, तो हम सेंट्रल लिस्ट में उसको दाखिल भी नहीं करा सकते। इतने एमएलए सीमांचल से जीत के जाते हैं, इतने सुरजापुरी एमएलए और एमपी और मिनिस्टर्स बने हैं, लेकिन एक काम हम नहीं करवा सके, हमारी ताकत नहीं है। आपस में रोना धोना कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था दिल में, ये रोना धोना जो है आप जो कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने अपने इत्तेहाद के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं। तो सीमांचल में आपको मालूम है 24 एमएलए की सीट है। आप अगर सीमांचल के एमएलए इकट्ठे हो जाते, आप सिर्फ सीमांचल वाले ही लड़ते, अगर या सिर्फ सुरजापुरी एमएलए ही मिलकर अगर लड़ते, तो आज ओबीसी की लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में सुरजापुरी का नाम चला जाता। लेकिन आपकी ताकत नहीं है। आप अपने को मजदूर बनाए हुए हैं, आपने बंधुआ मजदूर बना रखा है। हमारे जो भगोड़े एमएलए जो गए हैं, वो इस पर पटने में जाकर पार्टी लीडर के दरवाजे के बाहर खड़े रहे। उनको पार्टी के लीडर से तेजस्वी यादव, जो नौवां पास की जो शख्स नहीं है, जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया लालू जी ने, उसके पर मिलने के लिए ये एमएलए हमारे खड़े रहते हैं बाहर दरवाजे पर। शर्म करो कुछ, जरा हया करो अपने साथ, कुछ तो समझो। तुमने इज्जत बेची है, अपना पट्टा लगाया इज्जत को। कितनी इज्जत दी थी इस कौम ने। आज हम शुक्रगुजार हैं अपने सीमांचल के, खासतौर पर किशनगंज के लोगों को और अपने पार्लियामेंट्री सीट के इलाके के लोगों को, कि आपने इस कम वक्त में हमें 6 एमएलए जीत के जितवाया। आपने 5 एमएलए एक बार जितवाए, पिछले किशनगंज से आपने जमीनी इंतखाब जितवाया। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी नई पार्टी के साथ इतने लोग वोट दे दें। इतनी भारी तादाद में आपने वोट दिया, हम तो शुक्रगुजार हैं आप, लेकिन हम उसको संभाल नहीं सकते। हम कहीं से कहीं हमारी कमजोरी रही, हम कहीं से कहीं अपने गद्दारों को रोक नहीं सके। ये मिल्लत की गद्दारी ही कभी मीर जाफर की शक्ल में, कभी मीर जादिद की शक्ल में इस मिल्लत को नुकसान पहुंचाती रही है, और ये कोशिश हो रही है कि ये मिल्लत को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अल्लाह का फजल है कि पिछले दिनों मायूसी बहुत थी जब हमारे एमएलए गए थे। मेरे आंखों में आंसू था, इसलिए कि मैंने भी बड़ी मेहनत की थी। मैं 15 से आ रहा हूँ आपके इलाके में, और मैं चाहता हूँ कि आपकी क़यादत खड़ी हो, आपकी तहरीक मजबूत हो। लेकिन जब एमएलए 4 गए तो बहुत अफसोस हुआ, बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अफसोस हुआ, बल्कि सारे बिहार के लोगों को अफसोस हुआ। और उन लोगों ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन लोगों को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। इन लोगों ने इस तरह से बहुत गलत काम किया है, एक गलत मैसेज दिया है। सारी कौम को ये कहा है ये कौम बिकने वाली है, ये कौम बिक जाएगी। आपको दूसरी पार्टी जाना था, आप चले जाते, किसी को पार्टी जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप रिजाइन करके जाते, आप 3 महीने के अंदर जमीनी इंतखाब हो जाता, आप आके इलेक्शन लड़के चले जाते। लेकिन आप को एमआईएम ने जितवाया, एमआईएम ने आपको वोट दिया, और आप जाकर दूसरी पार्टी में बैठ गए। इस वक्त आपको शर्म नहीं आती, आपको जरा सा हया नहीं आता। जरा सोचिए आपके साथ आपने क्या काम किया है। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान में अभी क्या हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के लोग जो पार्टी छोड़कर गए, तो उनको वहां लोटा कहते हैं लोग। उनका सोशल बाइकआउट हुआ है पाकिस्तान में, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और कहते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में, तो जितने लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाए। यह हालत है। लेकिन आपके लोग भागे हैं, अल्लाह उनसे निपटेगा, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। बंदों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने ये जवाब दे हैं, अल्लाह के सामने ये जवाब देंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए आप घबराए नहीं। आप जो है, कभी कभी इंसान है, हम घबरा जाते हैं, लेकिन हालात अच्छे हैं। मैं जहां जहां गया हूं पिछले दिनों, और जहां जहां भी गया हूं, लोग नाराज हैं इस वक्त। लोग हमसे कहा कि साहब आपकी पार्टी के एमएलए चले गए, ये अच्छा नहीं हुआ है। लोग नाराज, लेकिन वो कहते हैं कि वो नाराजगी को हम भुला चुके हैं, हम आगे का देख रहे हैं। एमआईएम को इंशाअल्लाह हम वोट देंगे,
और खासकर अब्दुल ईमान साहब को अब की बार हम लोकसभा में भेजेंगे, इसलिए कि पिछली बार 2 बार के वो हमने उनको जो है मौका नहीं दिया, अब की तीसरी बार उनको जरूर मौका देंगे और इंशाअल्लाह लोकसभा जरूर पहुंचेंगे। तो आप याद रखें, अगर इस बार आपने अब्दुल ईमान साहब को भेजा तो इसका बड़ा जबरदस्त मैसेज जाएगा सारे बिहार में, सारे हिंदुस्तान में जाएगा और आप भी सुरखुरू होंगे और हम तो सुरखुरू होंगे ही इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बात हमारी सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।